कोविड-19 अगर आपदा नहीं है तो हमें इस डिजास्टर बिल पर बहस करनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट पूरे संसार में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन कहीं हुआ है तो हमारे भारत में पीएम केयर फंड का निर्माण किया गया, जिसे मैं तो कहूंगा कि पीएम डज नॉट केयर फंड है ये। परंतु मान्यवर, ये तो पार्लियामेंट है, स्ट्रीट नहीं है। यहाँ आरोप लगाओगे तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। कोविड-19 अगर आपदा नहीं है तो हमें इस डिजास्टर बिल पर बहस करनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर कोविड-19 जैसी महामारी देश में नहीं आई होती तो मैं समझता हूं कि हम लोग इस विधेयक के ऊपर आज चर्चा ही नहीं कर रहे होते। मैं कहना चाहूंगा पुनः, कोविड-19 सबसे पहले अगर आगाह करने का किसी ने काम किया तो राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को एक ट्वीट किया था और उनके शब्द थे, कोरोना वायरस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस थ्रेट टू आवर पीपल एंड आवर इकोनॉमी। My stance in the government is not taking this threat seriously। ये कहा गया था, क्यों नहीं सरकार ने उसको सीरियसली लिया? नेशनल डिजास्टर पीएम सर, अभी वो ये कह रहे कि सर, आई एम नॉट यील्डिंग अननेसेसरीली सर। कोविड आई ऑब्जेक्ट। मैं ना तो विषय से भटका हूं, ना मैं विषय से भटका हूं और ना मैंने कोई अतथ्यात्मक कोई यहां पर कोई तथ्य रखे हों। तथ्यों से परे अगर कोई चीज है तो ऑब्जेक्शन का पूरा अधिकार इनको है। मान्यवर, 2019 का कोविड के प्रबंधन के लिए जिन लोगों ने टिप्पणियां की, मैं विश्वास के साथ उनको बताना चाहता हूं, पूरे संसार में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन कहीं हुआ है तो हमारे भारत में, और इसका हर भारतीय को गौरव होगा। पूरा संसार आज उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है। मान्यवर, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़ाई हम लड़े, इसका कारण नेतृत्व है। नेतृत्व किस प्रकार से? नेतृत्व के कई प्रकार होते हैं। कोई अपने आप में विद्वान होता है, अभ्यास करता है, अच्छे भाषण कर लेता है, चुनाव जिताता है, उसको नेता मानते हैं। मगर मैं नेता मानता हूं क्योंकि हम सफल इसलिए हुए कि पूरी दुनिया में सरकारें कोविड-19 के खिलाफ लड़ रही थी। हमारे यहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ की जनता सभी लड़ रहे हैं। इसका नाम नेतृत्व होता है। आजाद भारत में एक भी उदाहरण नहीं है, कोई सरकारी नोटिफिकेशन के बगैर एक नेता ने वायु प्रवचन किया कि कल जनता कर्फ्यू है, कोई अपने व्हीकल लेकर नहीं जाएगा और पूरा देश, एरोप्लेन बंद, रेलवे बंद, ट्रेन बंद, गाड़ी बंद। इतना बड़ा सम्मान किसी नेता के अपील को कभी नहीं मिला। हमने जब जनता कर्फ्यू निकाला, मखौल उड़ाते थे, थाली बजाकर जागरूकता लाने का काम किया, मखौल उड़ाते थे, दिया प्रगटाकर श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया, ईश्वर से मदद मांगकर हमारी लड़ने की क्षमता का वृद्धि करने का काम किया, हमारा मजाक उड़ाते थे। और अंत में क्या हुआ? जो मजाक उड़ाते थे वो खुद ही मजाक हो गए मान्यवर, और देश की जनता ने दूसरी बार नरेंद्र मोदी को चुनकर भेजा। पीएम केयर फंड का निर्माण किया गया, जिसे मैं तो कहूंगा कि पीएम डज नॉट केयर फंड है ये। पीएम डज नॉट केयर फंड को आरटीआई और कैग की निगरानी से मुक्त रखा गया। क्यों? मोदी सरकार ने इन फंडों के उपयोग को लेकर जो है पर्देदारी इसको बनाए रखा, पर्दे में रखा, इसका खुलासा कहीं नहीं हुआ। यहां तक कि आपको याद दिलाना चाहूंगा सारे सदस्यों के लिए, चाहे ट्रेजरी बेंच हो चाहे विपक्ष हो, हमारा उस वक्त का जो एमपी लेड फंड है उसको भी रोका गया। आप भूलिए मत उस चीज को, क्यों रोका गया उसका जवाब भी आज देना होगा। तो फंड 2105 करोड़ रुपए का योगदान जो दिया गया था, इसके अलावा पीएसयू कर्मचारियों का भी योगदान लगभग 150 करोड़ रुपए, वो भी पीएम केयर फंड में प्राप्त हुआ था। पीएम केयर फंड को सरकार ने खास रियायतें दी, जिसमें चैरिटी से जुड़ी आयकर अधिनियम की धारा 80G
के तहत 100% की छूट शामिल थी। क्यों नहीं पीएसयू फिर देते 100% छूट लेने के लिए। कोविड-19 महामारी के 4 साल बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया था। आज तक स्पष्ट नहीं है ये। इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई, दानदाताओं का विवरण क्या था, फंड का विवरण कैसे हुआ, वितरण कैसे हुआ और इसके प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता की कमी क्यों रही, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं है। कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए बनाए गए इस फंड के तहत प्राप्त आवेदनों में से 51% आवेदनों को खारिज कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 9,331 आवेदनों में से सिर्फ 558 को ही मंजूरी मिली। ये परिस्थितियां पीएम केयर फंड की रही। सितंबर 2023 से अब तक एनडीएमए ने कोई जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट या अध्ययन प्रकाशित नहीं किया है। मान्यवर, एक बात हुई पीएम केयर की कि पीएम केयर में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ढेर सारे आरोप लगाए। लगाने में तो अब एक कल्चर बना है, आरोप लगाना और भाग जाना। परंतु मान्यवर, ये तो पार्लियामेंट है, स्ट्रीट नहीं है। यहां आरोप लगाओगे तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। अब धैर्य से सुनिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस के शासन में बना मान्यवर, और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना, एनडीए के शासन में बना। कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था मान्यवर। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे मान्यवर। कांग्रेस के अध्यक्ष सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते। क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। हमारे यहां प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। कल अगर हम नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर नहीं रहेंगे तो आप अगर बैठोगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा को नहीं रखा है, हमने पदेन व्यवस्था की। अब सुनिए आप। अरे काफी कुछ है सुनने के लिए, बैठिए। मान्यवर, ये फंड का उपयोग क्या हुआ? प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया। अबे राजीव गांधी फाउंडेशन कौन चलाता है? कांग्रेस की अध्यक्ष और उनका परिवार चलाता है मान्यवर, तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष। मान्यवर, फंड का ट्रांसपेरेंट उपयोग है। हमने क्या किया? कोरोना महामारी, आपदा राहत, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, गरीबों को सहायता और टीकाकरण के लिए इसका खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। मान्यवर, जवाबदेही, कोई स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी। फंड के उपयोग के लिए कोई कमेटी नहीं थी। यहां पर प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सचिवों का कमेटी बनाया गया है। वो रेकमेंड करता है, फिर वो ट्रस्टियों के सामने आता है और तब जाकर खर्च होता है। कोई सिस्टम नहीं था, अपने घर से ऑर्डर कर देते थे मान्यवर, और कोई भी प्रकार की जवाबदेही के बगैर दान स्वीकार कर लिया जाता। आज पूरे दान का रिकॉर्ड है और पारदर्शी ढंग से संचालित होता है। यदि ये मूल्यांकन किए होते और उचित उपाय लागू किए होते तो देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदाएं जो हुई उसके कारण हुई मौतों को टाला जा सकता था। ये परिस्थितियां रहीं। मान्यवर, ये आर्थिक सहायता की बात करते थे। राज्यवार में जवाब देने जाऊंगा, मेरे पास सभी जवाब है, मगर राज्यवार देने जाऊंगा तो मान्यवर बहुत देर होगी। मैं एक ग्रॉस पिक्चर, एक ग्रॉस परिदृश्य आपके माध्यम से इस देश के सामने रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में एसडीआरएफ रचना हो चुकी थी। एसडीआरएफ, इसमें एसडीआरएफ का बजट 38,000 करोड़ था और 2014 से 24 में 1,24,000 करोड़ रुपया माननीय एनडीआरएफ, जो शुद्ध रूप से भारत सरकार का पैसा 2004 से 14 में 28,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में 14 से 24 में 28,000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ करने का काम।
और टोटल करें तो 66,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा दिया है। अब ये लोग फरियाद कर रहे हैं हमारी, जिनके समय से 3 गुना पैसा हमने राज्यों को और केंद्र की निधि से दिया है। आप लोग फरियाद करें। अरे भैया, बोलने से पहले आपके समय का तो जरा स्टडी करो। आप करो न करो, आईने के सामने खड़े रहेंगे तो चेहरा जरूर दिखाई देगा। आपसे 3 गुना पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया मान्यवर कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर, उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई, बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।